नमस्ते, मेरा नाम अनिला है। मैं कोल्लम श्रीनारायण कॉलेज के शोधार्थी हूँ। मेरी शोध निर्देशिका कोल्लम श्रीनारायण वनिता कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर मंजू ए हैं। मेरा शोध का विषय है महेंद्र विश्व के कथा साहित्य में मानवीय संवेदना। श्रीनारायण वनिता कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान महेंद्र विश्व जी यहाँ आए हैं और हम शोधार्थियों को उनके साथ साक्षात्कार लेने का अवसर भी प्राप्त हुए हैं। सर, मेरा पहला प्रश्न ये थी कि आप अपना वैयक्तिक जीवन के बारे में कुछ बातें बता दीजिए। आपका जन्म, परिवार, शिक्षा, विवाह, नौकरी आदि के बारे में कृपया कुछ बता दीजिए। ऐसा जब मैं छोटा था, किशोर अवस्था में था, करीब 7-8वीं क्लास में पढ़ता था। उस समय मेरे ग्रैंडफादर बहुत अच्छे लिटरेरी व्यक्ति थे और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में थे। तो हमारे यहाँ लिटरेचर बहुत था। मेरे पिताजी भी सर्विस में थे और बहुत अच्छे साहित्यकार थे। तो वो कुछ किताबें अपनी उनकी रेगुलर आती थी, जैसे हमारे यहाँ पे धर्मयुग, सारिका, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, जो उस समय की बहुत अच्छी पत्रिकाएं मानी जाती थी, वो सब घर में उपलब्ध थी। कादम्बनी, नवनीत और एक अमेरिका की पत्रिका आती थी सनशाइन अंग्रेजी में। कल्याण कल्पतरु भी आती थी अंग्रेजी हिंदी में। तो कल्याण कल्पतरु के हम लोग चित्र देखते थे, रंगीन होते थे भगवान के। और फिर पढ़ने का ऐसे शुरुआत हुई। और कुछ पिताजी किसी लाइब्रेरी के सदस्य थे, तो वो अंग्रेजी में आती थी किताबें, है ना। हर महीने 5 किताबें आती थी। तो मैंने जो अंग्रेजी सीखी है, क्योंकि वो किताबें मुझे पढ़ने का शौक था, मैं डिक्शनरी निकाल के और उसको अक्षर देख के तो पढ़ा करता था। ऐसे मेरा पढ़ने का एक बना। धर्मयुग पढ़ता था, उसमें धारावाहिक आते थे बड़े बड़े अच्छे, गौरी हंस राज, गौरी शंकर राजहंस, और उस समय शिवानी जी, बहुत सारे लेखकों के धारावाहिक आते थे। और साप्ताहिक पत्र होता था, हर हफ्ते धर्मयुग आता था। तो पढ़ने का एक उत्साह था। वो पढ़ने हम लोगों को परमिशन थी, अलाउ किया हुआ था कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो आदत आगे चल के डेवलप हुई। तो उपन्यास जो होते थे, जो मना थे पढ़ने के लिए, है ना। इवन कुशवाहा कांत और गुलशन नंदा, तो वो उपन्यास भी मना थे कि मेरी जो ताई जी थी, संयुक्त परिवार था, तो वो वाच करती थी कि ऐसी किताबें ना पढ़ें। तो वो चोरी छिपे पढ़ते थे। फिर बाद में वो 25 पैसे में किराए मिल जाता था। तो उसी समय कुछ हमने एक कहानी लिखी, राजा रंती थे। जब वो कहानी लिखी और उसको भेज दिया देवपुत्र ग्वालियर में छपने के लिए, तो छप गई। तो वहाँ से 15 रुपये आए। तो लगा कि कहानी तो पौराणिक है, सबको पता है, हमने अपनी तरीके से भेज दिया। तो फिर कुछ और कहानियाँ लिखी। और लिखने के बाद एक कैपिटल आती थी 64 पेज कॉपी, तो उसमें कहानियाँ लिख लेते थे और उसको अपने दोस्तों को पढ़ाते थे कि भाई ये देखो, पढ़ो। तो दोस्त कहते थे ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की आपने लिख ली, ये आपने जयशंकर प्रसाद जी की लिख ली, ये आपके पिताजी की कहानी है। आप कहानी कहाँ लिख सकते हो, इतनी अच्छी कहानी बताओ। तो मुझे लगा कि ये तो ना तो मुंशी प्रेमचंद जी की है, ना जयशंकर प्रसाद जी की, ना मेरे पिताजी की है, कहानी तो मेरी है। तो फिर क्या मैं इतना अच्छा लिख पा रहा हूँ? तो फिर वो हमने लिखने का बनाए, हम उनको शक करना था, वो करते रहे, पर हम अपना लिखते रहे। फिर धीरे धीरे जब लिखने लगे तो हमने अपने पिताजी को दिखाया, है ना। हमारे टाइप राइटर था। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तो मैं पूरी टाइपिंग जानता था, क्योंकि पिताजी हमारे टाइप करके लिखते थे, टाइप राइटर से उनके छपते थे। तो उनको दिखाया कि मैंने लिखा है। तो चूँकि टाइप था, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब थी, सुमित्रानंदन पंत जी से भी ज़्यादा। तो वो टाइप करते थे, हम भी डायरी में लिख के अपना कॉपी में। तो वो बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। तो वो एक प्रोत्साहन मिला।
तो मैं जब ग्रेजुएशन में गया तो मेरा एक उपन्यास आ गया, लिख लिया मैंने। 2 उपन्यास मैंने लिखे जब मैं 12वीं के बाद गया। इसके पहले मैंने 10-12 कहानियाँ लिखी, कहीं छपने नहीं भेजी क्योंकि डर था कि वो छापेगा ही नहीं कोई, कहाँ भेजें, पता भी नहीं था, इतना आइडिया भी नहीं था। तो वो उपन्यास मैंने ग्रेजुएशन में 2 लिखे। जय हिंद की सेना मल्टी साइंस में लिया था, तो वहाँ पर एक किताब मैंने देखी जिसमें बांग्लादेश के चित्र थे, बंकरों में लाशें पड़ी महिलाओं की, पुरुषों की, तो बड़ा एक दिमाग वो हुआ और वो पूरी किताब पढ़ी मैंने। फिर मैंने एक उपन्यास लिखा जो बाद में जय हिंद की सेना 2010 में छपा, और उसमें भी शोध हो रहा, और वो उसमें नाटक हुआ। भारत सरकार ने कुंभ में नाटक कराया, लखनऊ में कराया, तो बड़े स्तर में हुआ। वो पुलवामा कांड हो गया तो फिर एक वही नाटक फिर 2-3 जगह मंचित हुआ, और फिर लिखने का वो बन गया कि अच्छा ये जो एक अभी आया है आखिरी दरख्त, जिसमें मुझे 1 लाख का उत्तर प्रदेश सरकार का एक पुरस्कार अभी मिला है 10-12 दिन पहले, तो वो उपन्यास मैंने लिखा था ग्रेजुएशन में, छपा है बाद में। तो कभी कभी होता है पहले का लिखा हुआ बाद में छपता है, और जो बाद के लिखे होते हैं वो पहले छप जाते हैं। जैसे ये किंडर कथा जो उपन्यास है, ये भी मेरा बहुत पहले का था, और हम लोग चूँकि मैंने 22 साल में मेरी नौकरी लगी और मुझे प्रोटोकॉल के काम मिला। वो कागज का काम होता है ना, फाइल, वो कोई काम नहीं था। सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज आ रहे हैं, हाई कोर्ट के जज आ रहे हैं, फिर वो हवाई अड्डे जाओ लेने, फिर उनको अयोध्या, नेमसारण और इमामबाड़ा, लखनऊ, वही एक गाड़ी रहती थी, लाल बत्ती चलती थी, और एक अर्दली ड्राइवर, सब नीट एंड क्लीन, और हम अपना 3 पीस पहनते थे, और बड़ा मजा आता था उसमें। कितनी अच्छी नौकरी है कि जहाँ जाओ वहाँ स्वागत सत्कार, अच्छे गेस्ट हाउस, और वहाँ खाने पीने को भी मिल रहा है, घूमने को भी मिल रहा है। तो लिखना पढ़ना एक कोने में, कहने का मतलब लिखना पढ़ना रुक गया 94 तक ये स्थिति चली। 90 में मैंने MPPSC क्वालिफाई, हाई कोर्ट की नौकरी है सर। तो मेरा ये था कि इसमें मैं चला जाऊंगा, क्योंकि वो SDM आगे चल के DM में थोड़ा अलग लाइन थी। तो उस समय मेरी शादी 25 साल का था, और उसमें मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ। ठीक, जब नहीं हुआ तो मैं बड़ा हताश हुआ कि मेरा होना चाहिए। मेरी बुआ जी के बेटे का हो गया था, वो होलकर में, इंदौर में इसमें डीन है, उसे छोड़ दिया था बाद में वो नौकरी। तो फिर मैंने ये मन बनाया और ये अपने आप से एक वादा प्रतिज्ञा की कि मैं एक लेखक बनूंगा, और मैं जो नौकरी कर रहा हूँ वो मेरी पर्याप्त है। मुझे अब तो जो सपने देखे थे कि हम IAS में बैठेंगे, 3 अटेम्प्ट होते हैं, फिर ऐसे करेंगे, सब छोड़ दिया, और केवल लेखक बनना है बस। तो नौकरी हम लोगों की बड़ी टफ भी है, कोर्ट की नौकरी, दायित्व बहुत जिम्मेदारी के होते हैं, है ना। एक बार एक मामला था कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई सूचना जानी थी, और वहाँ से जेल को सूचना जानी थी कि उसकी फांसी रुक जाए। ठीक है, अब समझिए कोई कम्युनिकेशन नहीं था, पुलिस का वायरलेस था, स्पेशल मैसेंजर था, कभी कोई फाइल है जो सुप्रीम कोर्ट भेजनी है, कब तारीख लगी है। मैं 4 दिन की नौकरी के बाद मुझे भेज दिया सुप्रीम कोर्ट एक फाइल लेके, जो इस समय वो विश्व न्यायालय के जो जज हैं, है ना, उनके चैम्बर में मैं गया था, वहाँ रुका भी था। बाद में वो हाई कोर्ट के जज हुए, फिर अब सुप्रीम कोर्ट के हुए। इस समय वो विश्व का जो न्यायालय है उसके जज में अपने भारतवर्ष के। तो गए तो मुझे सीनियर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी डरवा दिया, तुम कल के लड़के हो, नौकरी तुम्हारी कच्ची है, और तुमसे अगर ये फाइल खो गई रास्ते में या कुछ तो नौकरी जाएगी तुरंत। पर हमारे अंदर एक साहस था कि कैसे जाएगी, क्यों खो जाएगी, हम उसको अच्छे से ले जाएंगे। तो एक आपस में अपने आप वो बना रहा कि एक मन में विश्वास कि हम कुछ कर सकते हैं। वो विश्वास काम आ गया, वो विश्वास काम आ गया, और इस तरह से काम आया कि आगे जो भी मैंने अपने से वादा किया कि मुझे ये करना है, तो मैं वो कर ले जाता हूँ, तो हो जाता है ना। और कोशिश हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम लोग किसी का
दिल न दुखाएं, देखा करें और ऐसे काम करें कि जिससे कि उसको भी अच्छा हो, तो समाज सेवा हो। तो ये एक रचना धर्मतर है। और मैं रात में जो पहली नींद होती है, ज़्यादातर मेरा लेखन ये रहा है कि कोई सोचे कि लेखक रोज लिखता है, ऐसा नहीं है। जब लेखक का मन और मूड होता है, जैसे मैं मद्रास विश्वविद्यालय बुलाया गया था जब मैं पायल का तमिल में अनुवाद हुआ, तो मैं वहाँ बुलाया गया। तो उस समय मैं एक किताब का वो कर रहा था, रीराइट कर रहा था उसको, कोई उपन्यास था, याद नहीं आ रहा, शायद आखिरी दरख्त था क्या था, मैं पांडुलिपि लेके गया और खाली समय पे मैंने वहाँ पे वो काम किया। तो कभी कभी हम लोग ऐसे समय, जैसे यहाँ पे हूँ और समय मिल गया, तो जो हम अभी लाए हैं अपना, जो मेरा नया उपन्यास आ रहा है होमोसेक्सुअल पर है, हाँ मैं हूँ, तो उस उपन्यास के 18 अध्याय लिखे जा चुके हैं। तो मैं सोच रहा था यहाँ पे मैं लिखूँगा कुछ। जैसे मैं जब फ्लाइट में था तो मैंने कृतियों के प्रकार कार्यक्रम हुआ, तो उसका प्रेस नोट बना लिया। तो कुछ ऐसे काम करने को समय चाहिए। पर ज़्यादातर कहानियाँ 3 बजे उठ गए, उठने के बाद वो हाथ से लिखे मैंने। अब जब से कोरोना आया है, बैरी उपन्यास है, इसको मैंने पूरा, त्रिपाठी जी, पूरा उपन्यास ये मोबाइल से टाइप किया है। ये मोबाइल से जैसे होता है मैसेज भेजते हैं, तो ये आदत फिर ऐसी हुई कि आप मोबाइल से हो गया। उस समय कोरोना का जब दूसरा लॉकडाउन आया, तब मुझे योग शिक्षिका हैं श्वेता श्रीवास्तव, है ना, तो उन्होंने बताया कि आप इसको बोल करके भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा वो कहाँ बोल करके बनेगा, जब मुझे मालूम था कि ये विधि आ गई। फिर वो बोलने वाला तो और अच्छा रहा कि वो सुबह कोरोना काल में सूर्य स्नान किए, प्राणायाम किया, वो वीडियो कॉल से प्राणायाम कराती थी, और इसके बाद 1 घंटे बोलते थे हम, हाँ ये है ये है ये है, वो सब टाइप होता जाता है। उसमें एक फायदा ये हुआ कि जो हम बोलते हैं और जो टाइप होता है उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी रहती हैं। तो फिर कोई समय निकाला फुर्सत का, तो रीराइट किया। तो रीराइट में कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, कुछ घट जाते हैं, तो अच्छा बन जाता है। तो इस तरह से बैरी उपन्यास पूरा आ गया। और ये जो आ रहा है नया वाला, ये भी इस तरह लिखा गया है। आज जैसे कार्यक्रम था तो उन्होंने कहा 3 उपन्यास आए हैं, तो मेरे 5 उपन्यास आ चुके हैं। अब वो पता नहीं कौन सा बायोडाटा पढ़ दिया उन्होंने। खैर, तो दूसरा मेरी एक बेटी है जो मास्टर ऑफ लॉ की है, क्लेट से, कटक से उसने लॉ किया है, और उसकी शादी हो गई है, उसकी भी एक बेटी हुई है। और हमारे जो दामाद हैं वो थल सेना में मेजर हैं इंडियन आर्मी में, और उनकी सर्विस 8 साल की हुई है, तो 29 साल के हैं दोनों, 29-30 के। और आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, प्रमोशन अच्छे हैं। गलवान घाटी में वो लड़ाई भी की थी, वो भी मैंने सीन डाला है इस उपन्यास में। तो जो बेटा है वैष्णव, वैष्णव हमारे अभी रिसेंटली उन्होंने लॉ अपना कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और ये हाई कोर्ट में इनका रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। और अभी ये कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं कि हम कहीं तैयारी करके निकलना चाहते हैं। तो ये 2 लोग हो गए। जो मेरी धर्मपत्नी है, जिनका नाम है मेहर कीर्ति अवस्थी, वो मुझसे करीब 6.5 वर्ष से छोटी है। और जब उनकी शादी हुई थी तो वो 17-18 की थी, हम 14-25 के थे, ऐसा था कुछ के। पर फिर उन्होंने इंटर पास करके आई, फिर उन्होंने BA किया, फिर MA किया, फिर MA है वो गृहिणी है, हाउसवाइफ है, और उनका आध्यात्म में पूजा पाठ और वो धार्मिक जो आते हैं ना, ये सब इसमें ज़्यादा मन लगता है। और हम लोग बिना मतलब साफ सुथरे हुए बिना हम लोग किचन में नहीं जा सकते, उनका अनुशासन चलता है हमारे, ठीक है ना। तो पर यह है कि उनका सहयोग बहुत मिलता है कि वो अगर मेरा कोई कार्यक्रम चल रहा है तो वो घर में कई आप लोग आते रहते हैं, बच्चे जो शोधार्थी हैं या कोई भी आते हैं, साहित्यकार भी आते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है किसी से। और तुमने कभी बात की? नहीं। हाँ, तो अभी कई लड़कियाँ बात करती हैं तो बड़े अच्छे समझाती हैं, बेटा बेटा करके बात करती हैं। तो कभी करना और कि मैम मुझे आपके बारे में जानना है, आप बताइए, तो मैं मुझे लिखना है, इस बहाने से कहना है।
और बेटी से भी कर लेना तो क्योंकि जो लोग हम लोग क्या है, एक परिवार है ना। तो भी हमारे परिवार की भी बेटी की तरह हो, है ना। तो एक हम लोग परिवार हैं, क्योंकि आप मेरे ऊपर काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए गर्व की बात है कि कोई, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिन कहानियों को मैं लिखूंगा, जो मेरे पात्र हैं, वो कभी मंचन होगा या उसकी फिल्म बनेगी या शॉर्ट फिल्म बनेगी। तो वो भी एक सपना था, सपना नहीं रहा कि अभी सोच नहीं सकते थे। इसी तरह मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी इस तरह से कोई मेरा इंटरव्यू लेगा, मेरे ऊपर PhD करेगा। तो हो रहा है, तो सब ईश्वर की कृपा है। तो हमेशा ये मानना चाहिए कि अपने आप को आई एम द बेस्ट, और ईश्वर की असीम अनुकंपा है हमारे ऊपर, ईश्वर की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा है। तो जब हम ये देखते हैं कि कोई संघर्ष या कोई ऐसी बात होती है जो आपको लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। जी, आपको ये साहित्य सृजन में रुचि कैसे है? वो मैंने अभी बताया ना कि मेरे घर में पढ़ाई होती थी, पढ़ते थे हम लोग। एक किस्सा मैं सुना देता हूँ, वैसे कल सुनाने के लिए रखा था। ऐसा है कि मैं जब उपन्यास पढ़ता था तो हमारे यहाँ जो शौचालय है वो है, कस्बा है, गांव है, तो घर हमारा है कि बहुत बड़ा घर है, पूछते नहीं। तो वहाँ जाने में 100 मीटर दूर था, बाग है, बगीचा से। वहाँ पे खूब बड़ा था, एक कमरा दूसरा कमरा, ऐसे करके मैं उपन्यास पढ़ रहा था और रोचक था कि मैं वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। वो गई होंगी, चेक किया, बाहर निकले और वहाँ पे एक छिपाने की जगह थी, वो हम छिपा देते थे किताब। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, किताब नहीं मिली। कहते तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, डॉक्टर को दिखाओ। तो हमने कहा कि कुछ नहीं बोले, बाद में वो ढूंढ के ले आएंगे। फिर उन्होंने अच्छे से डाटा वगैरह, वो बहुत अच्छी थी, पीटती नहीं थी और हमारे पे बड़ा नियंत्रण था। हम लोग उनको माता जी बोलते थे, हमारे पिताजी की भाभी माता जी बोलते थे, और वो मैहर में उन्होंने दे थे। तो जी, मेरा अगला प्रश्न है, आपकी स्त्री, कन्या, रंजना, कमल का पत्ता आदि कहानियों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं जो समकालीन नारी जीवन से बहुत निकट है। स्त्री संवेदना को इतने गहराई से आप कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं? इससे कहाँ आपको ऐसी प्रेरणा? अच्छा है कि मेरी एक बहन है, मेरी ताऊ जी की जो बेटी, जो मैं माता जी बता रहा हूँ, की बेटी थी, 4 बेटियां थी, तो उसमें एक वो भी थी। तो उससे वो 1 साल बड़ी थी, बहुत सुंदर थी। तो उसका पूरा जीवन ट्रेजेडी में बीता। वो हमारी बुआ जी हैं, उनके यहाँ पढ़ने गई तो पढ़ाने के लिए ले गए, पढ़ाएंगे ये। वहाँ पे उसको वो ट्रीट नहीं मिला जो वादा किया गया था। तो जब वो आती थी तो उससे बोलते थे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी पढ़ने, वहाँ नहीं जाना मुझे। और हम लोग बहुत छोटे थे, वो भी 14-15 साल की और 12-13 साल की थी मैं भी। तो जब वो जाती थी वहाँ पे पढ़ने, मतलब उनके यहाँ, तो वो बड़ा दुखी हो जाती, जैसे एक लड़की की विदा हो रही मायके से ससुराल में। वो बाद में मैंने समझा, मैंने कहानी की एक अपने से, है ना, एक उसका जीवन क्या हुआ। फिर बाद में एक आर्मी वाले से शादी हो जाती है, वो उम्र में 10-12 साल बड़ा था, और पर उसकी डेथ भी हो जाती है, 3-4 बच्चे पैदा करते। बाद वो बच्चों को बहुत अच्छी वो मिल गई है, प्रॉपर्टी संपन्न है, सबकी शादियाँ हो गई हैं, पर वो उसको आग लग जाती है, वो मर जाती है। तो कहानियाँ इसी तरह से, मतलब उसका था, एक लड़की थी, वो मेरे संपर्क में आई और वो सुसाइड कर रही थी, परिवार से बहुत परेशान थी अपने पति से। तो मैंने उसको बहुत मदद पहुंचाई और उसकी बहुत बड़ी कहानियाँ पता चली। आज वो जीवित है, ठीक है।
तो कभी कभी जो दूसरे के अनुभव होते हैं ना स्त्रियों के, वो अपने बारे में बताती हैं कोई चीज़, तो वो चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कमल का पत्ता है, वो हमारे यहाँ पे थी, वो सफाई करनी, वो चली जाती, सच्ची घटना है। बड़े सामने जितनी कहानियाँ हैं सब कहीं ना कहीं किसी की हैं, सच्चाई वाली है। अब रंजना कहानी, वो भी हमारे हाईकोर्ट के पात्र की है कि जिस बच्चे को गोद में खिलाया, और जब वो बड़ी हो गई, उसके पिताजी की डेथ हो गई, तो डाइंग आर्टिस्ट में नौकरी लग गई। तो वो जो गोद में खिलाते थे वो भी उससे कुछ चाह रहे हैं। तो ये कितना मानव स्वभाव गलत है कि और वो उसी भाव से जो छोटे से देख रही अंकल जी तो अंकल जी की तरह रिस्पेक्ट दे रही, अंकल जी कुछ और सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें भी पता चली। वो बहुत सारी इसी तरह की चीज़ें किसी न किसी कहानी में आ जाती हैं। जैसे बैरी में दो लोगों की लड़ाई होती है शुरू में, उनकी जो पत्नियां हैं कैसे बात करनी, कैसे वो करनी, ये सब मैंने वो जीवन देखा है वहाँ पे गाँव में कि वो कुछ नहीं तो लौकी ले गए, है ना, खाना खा के जाओ, बात तो कितना अच्छा जीवन है कि एक दूसरे का ध्यान रखें, कोई तबीयत वगैरह खराब हुई या कुछ भी। मेरा प्रश्न ये है कि कई लोग आपको किन्नर कथाकार नाम से संबोधन करना चाहते हैं। इस पर मेरा निजी अनुभव है, एक पुस्तक विक्रेता ने मेरे सामने ऐसा कहा, ये सच है कि किन्नर केंद्रित उपन्यासों के जरिए साहित्य समाज में पाठकों में विशेष पहचान आपको प्राप्त हुई है, लेकिन वैयक्तिक रूप से इस प्रकार लेबल करना मुझे उतना ठीक नहीं लगता, क्योंकि आपकी अन्य रचनाएं, अन्य विषय पर केंद्रित रचनाएं विशेष महत्वपूर्ण है। इस पर आपका राय क्या है? हाँ, इससे मैं सहमत भी हूँ। ऐसा था कि जब मैंने जय हिंद की सेना लिखा, मैं कोई भी कहानी या उपन्यास लिखता हूँ तो पहले उसको शोध भी करता हूँ। अगर हम सेना की कहानी लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उनके पास कौन से हथियार होते हैं, पूरी युद्ध की स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए। या अगर हम मेडिकल फील्ड में कोई कहानी लिख रहे हैं, जैसे एक मेरी कहानी है जिसमें वो किडनी ट्रांसप्लांट होती है, या कन्या भ्रूण हत्या वाली जो है कन्या कहानी, तो कन्या कहानी है तो उसमें मुझे लेखक को पता होना चाहिए ना कि वो भ्रूण, कन्या कहानी नहीं है सर, कन्या एक कहानी है जिसमें भ्रूण लिंग परीक्षण, तो भ्रूण हत्या से, हाँ भ्रूण हत्या से है ना, उसका शीर्षक कन्या है। तो मतलब पता होना चाहिए कि वो भ्रूण कितने समय पे लिंग उसका चेक हो सकता है कि लड़की की लड़का, या ये अवैध है चेक कराना, और कानूनन इसमें इतना जुर्माना है, इतनी सजा है, ये लेखक को पता होना चाहिए। तो मैं शोध करता हूँ, कोई भी चीज़ है लिखते हैं तो उसके लिए पूरी तैयारी करके, और जब देखते हैं कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि जो कहानी यथार्थपरक होती है, किसी विषय को लेकर होती है, तो उसमें इसी तरह जो किन्नर कथा जब आया तो वो कहानी मेरे चाचा जी ने सुनाई थी एक घटना, उसको मैंने बड़ा रूप दिया। तो जब बड़ा रूप दिया तो वो मैं किन्नरों से किसी से मिले ही नहीं था, मैं जानते ही नहीं था उनको। पर जब उपन्यास का रूप देना है तो उसमें एक पात्र है पंचम सिंह, है ना, तो ऐसा एक पात्र मेरी कल्पना में नहीं था बल्कि यथार्थ में था हमारे यहाँ। और वो पात्र ऐसा था कि दो दोस्त थे, एक दोस्त को गोली लग जाती है, 20-22 साल के थे मैंने जो, तो वो समझता है इसको गोली लग गई, मर गया। वो डर के जंगल की तरफ चला जाता है। वो जाते जाते एक जगह फिर उसकी चप्पल मिलती है, एक जगह उसका कोई और सामान मिलता है, वो आखिर में जाके पेड़ के पास कोई चबूतरा बना था, वहाँ खुद गोली मार लेता है। तो उससे मेरे दोस्त की मृत्यु हो गई, तो मैं भी अब जिंदा नहीं रहूँगा। ये घटना सच्ची है। पर हमने पंचम सिंह को जब दिखाया कि वो छोड़ के जाता है तो उसकी एक चप्पल मिलती है, फिर वो जंगल में पहुँचता है, तो वो सीन वहाँ का लिए हुआ है। तो उसका कोई तारतम्य नहीं, कहीं गोली नहीं लगी, कहीं कुछ नहीं, पर रियल में उधर गोली लगी थी, पर यहाँ पंचम सिंह करते हैं। अब जैसे एक कहानी है, कोई नया नाम दो, अगर पढ़ी हो, कोई नया नाम दो में जब वो उसकी प्रेमी को कहता है कि तुम इसको गोली मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूँ, तो वो गोली मारता है अपनी जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि प्रेम थोड़ी कर रहा था। असली प्रेमी होता तो खुद मार लेता। तो जब वो नकली गोली चली
तो उसे भी लगा कि अरे जिसको मैं इतना सब छोड़ के आई थी वो मुझे ही मार रहा है। फिर वो अपने पति के साथ चली जाती है। तो कहानियाँ बहुत सारी हैं और किन्नर कथा के रूप में जो प्रश्न है, तो जब ये छप के उपन्यास आया तो मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। जब छपा, सामयिक प्रकाशन ने 2 वर्ष तो अपने पास रखे रहे वो, 3 किताबें आ चुकी थी, तो उन्होंने कहा छापेंगे। फिर सुशील सिद्धार्थ थी, बहुत बड़े समालोचक रहे, सुशील सिद्धार्थ, बड़ा नाम है, अब नहीं है वो। उन्होंने वो पांडुलिपि पढ़ी और उनसे कहा अरे इतना उपन्यास छापा क्यों नहीं। तब वो सामयिक प्रकाशन ने उस उपन्यास को छापा। 2010 में उपन्यास आ गया, पर उसमें संस्करण 11 लिखा। लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पूरे अखबारों में उसमें आ गया कि किन्नरों एक ऐसा उपन्यास आया ऐसा। फिर इंडिया टुडे ने मेरी फ़ोटो लगा के उसकी समीक्षा छापी। फिर मेरे पास कई वो आए, मेल आए, यानी साउथ से, मद्रास वगैरह से, मुंबई से, कहाँ से। अब वहाँ कहीं भी साहित्यिक चर्चा हो रही है, जैसे सेमिनार हो रहा है, हम किसी लेखक का नाम लें, तो ऐसे मेरा नाम लेने लगे लोग बाग। तो वहाँ पे सूरज प्रकाश जी का फ़ोन आया, मुंबई में है, बहुत अच्छे राइटर। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी हुई, आज एक कार्यक्रम था उसमें तुम्हारा नाम लिया गया, कोई उपन्यास लिखा है क्या किन्नरों का? मैं हाँ। तो उन्होंने मंगाया, फिर इन लोगों ने, कई लोगों ने मंगा के पढ़ा, यहाँ तक कि तमिलनाडु में, जैसे तमिल में हुआ, उड़िया में हुआ, असमी में भी हो चुका है, छपा नहीं है, उर्दू में हो चुका है, अंग्रेजी में हो चुका है, छपने के लिए है। तो अब क्या है कि उसी समय पायल जो किन्नर गुरु है, तो वो आई उस कार्यक्रम में। तो जो महेश भारद्वाज, उन्होंने कहा इसके जीवन पर लिखिए, अभी तक कोई उपन्यास नहीं आया, बल्कि वो इस बात में हमारा उनका हो भी गया, तो कहते आप लिखिए नहीं, तो वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपना उपन्यास ला रही है बाड़ी से, आप जल्दी लिख लीजिए। हमने देखिए हम किसी शर्त नहीं है, जब हमारा मन हुआ तो हम सेटिस्फाई होंगे। तो उसमें पायल ने थोड़ा समय ज़्यादा लगा दिया, क्योंकि उसने एक प्रसंग बताया। तो मेरे पास उस समय जो शोध था कि जो ये बता रही है वो तो हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास था। तो मैंने कहा कि मैं बिना देखे नहीं समझ कह पाऊँगा, और मैं तो कोई तुम्हारी शिष्या हो, कोई हो, जैसे डॉक्टरों को चेकअप कराते हैं, तो रजनी गुप्त हैं कहानी का, उनके साथ एक बार गया, तो थोड़ा बहुत उसने कुछ चीज़ें बताई, जानकारी दी। जब उसमें मेरा समय 7-8 महीने चला गया, वो अगर पहले होता तो पहले आ जाता। खैर वो उपन्यास आया, तो क्या हुआ कि बुक फेयर लगा हमारे यहाँ, और उसने खूब बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई। वो पहला संस्करण अमन प्रकाशन ने 3 महीने में उसके 3 संस्करण कर लिए, बहुत बिका वो। और इन लोगों ने छापा था कि अब बिकता रहेगा 1-2 साल तक, और वो 4 संस्करण इसी में आ गए। तो वो लोगों ने एक तरह से कह दिया अरे वो किन्नर कथा वाले भी इसमें, तो टाइप दे तो ठीक है, अब क्या किया जाए। हाँ ये है कि उसकी एवज में, जैसे मैंने बैरी लिखा, या आखिरी दरख्त है, या जैन की सेना है, वो भी अच्छे उपन्यास हैं। एक लेखक के सभी, जैसे माँ को अपने बच्चे सारे अच्छे लगते हैं, तो वैसे ही रचनाएं भी सब अच्छी लगती हैं। श्रीलाल शुक्ल जी का उदाहरण है, उनसे मैं 95 से मिला था, उनकी मृत्यु तो 5-6 साल का साथ रहा। तो उनको भी राग दरबारी में टाइट हो गए थे, कह रहे थे राग कहीं जाओ बस राग दरबारी। अब वो नीरज जी का नाम सुना ना, गीतकार नीरज, वो कहीं भी मंच में जाते थे तो उनसे पुकार होती थी कारवां गुजर गया गुबार देखते रहो। जैसे आजकल कुमार विश्वास है कभी, उनसे लोग कहते वो वाला सुनाओ जो पॉपुलर, तो वो हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अपन को तो क्या, जो किन्नर कथा पढ़ेगा तो जो नया पढ़ना चाहेगा तो वो उसी लेवल से इसको भी तो पढ़ेगा कि हाँ भाई ये भी अच्छी है। पद्म कुमार, ये मैं बता दूं कि अनिला अमल हैं और मेरी शोधार्थी हैं, और मेरे ऊपर जितने भी शोध हो रहे हैं उसमें ये पहली ऐसी शोधार्थी होंगी जो डॉक्टरेट प्राप्त करेंगी। करीब 250 शोध हो रहे हैं थर्ड जेंडर के ऊपर, तो उसमें ये दोनों उपन्यासों का जिक्र है, मेरा उपन्यास है, पर वो उनके विषय कॉमन है। तो मेरे ऊपर खुद एक जो शोध हो रहा है तो वो पद्म कुमार कर रहे हैं, इस तरह घुमा कैमरा से, ये पद्म कुमार हैं जो मेरे ऊपर शोध कर रहे हैं, और ये इनका दूसरा नंबर है।
या हो सकता है दूसरा नंबर प्रिया का हो, आगरा में है ना, तो दूसरा या तीसरा नंबर है। और एक नांदेड़ में है, एक वहाँ जम्मू में थी और एक मुंबई में। और एक दो लोग क्या है जब आधा शोध कर लेते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, रचनाओं के द्वारा किन्नर के प्रति जो सामाजिक दृष्टिकोण था उसमें बदलाव लाने में आप कहाँ तक सक्षम महसूस करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब मैंने जय हिंद की सेना के उपन्यास आया था तो जो वीर चक्र जिनको मिले थे और जिन्होंने उस लड़ाई में काम किया था उनको मैंने सम्मानित किया। मेरा था कि जिन्होंने काम किया मैं उनसे मिलूं, मिले और एक मंच में उनका सम्मान भी हुआ जब मेरा नाटक हुआ था उस पर। तो इसी तरह जब किन्नरों का ये हुआ तो मैं पायल के यहाँ एक बार गया तो एक लड़की बैठी थी, तो मैंने कहा कि आई होगी पायल से मिलने, कई बच्चे आते हैं कभी कभी शोध वोध के लिए। मैंने क्या नाम है, उसने कहा मीरा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं समझ गया कि ये मुझे पहचानती नहीं है। तो फिर से बातचीत हुई कि हमने कहाँ से आई, फिर हम दिल्ली से आए। तो बताया हम शर्मा हैं, मीरा शर्मा। तो जब वो बोली मुझसे तो आवाज़ लड़कों जैसी थी। तब हमने उसको गौर किया तो हमने कहा, तो कही हाँ मैं किन्नर हूँ। वो कहीं से लगा, उसकी हमने फोटो खींच के अपने साथ ग्रुप में डाली, कोई नहीं समझ पाया कि ये किन्नर है। तो मन में आया कि हम इनको क्या मदद कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे आज किन्नर कथा संवाद बना, किन्नरों को हम कैसे मुख्यधारा, मैंने एक हाईकोर्ट में पायल के द्वारा एक रिट भी कराई थी। वो रिट में डिस्पोजल हो गया था कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। उसी के बाद नालसा का जजमेंट वहाँ पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट ट्राइब्यूनल ने किया। तो कहीं ना कहीं जैसे ट्रैफिक पुलिस है या इनको पढ़ाना लिखाना है, इग्नू से, इन सब से प्रयास किया है कि इनका कुछ अच्छा हो। और मेरा ये कहना है कि जो वास्तव में जिनको प्रकृति से ये दर्द मिला है उनको न्याय मिले और उनका ही हित हो। जो लोग दूसरे तरह के लोग हैं जो केवल विचार के लिए, केवल नशे के लिए, केवल पैसे के लिए साड़ी पहन लेते हैं, उनको साड़ी पहनने में गुरेज नहीं है, ये पता चलना चाहिए और ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। तो जो वास्तव में है किन्नर, तो एक कल्पना है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो खुशी मनाते हैं, लड़की हुई लड़का हुआ खुशी मनाते हैं। इसी तरह अगर कोई दिव्यांग बच्चा पैदा होता है उसको तो हम सब लोग पाल लेते हैं, है ना, और पढ़ाते लिखाते हैं। पर कोई किन्नर बच्चा हो जाता है या दूसरे, तो उसको हम लोग सोचते हैं कि कहाँ से आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। आप देख के खुशी होती है कि जब 2-3 उपन्यास थे, आज 20-25 उपन्यास हैं। तो कहीं ना कहीं एक राज्यों में बोर्ड बन रहा है, अधिनियम 2019 में बन गया है। तो जो लिखा था वो अपनी सार्थकता को प्राप्त कर रहा है। जैसे मेरा उपन्यास आखिरी दरख्त है, तो आखिरी दरख्त जब मैंने ग्रेजुएशन में लिखा था तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं होती कि हम ये करेंगे, एकदम बदलाव ला देंगे, है ना। तो इसका शीर्षक मैंने रखा था दस्तक, है ना, नॉक करना, सब लोग अलर्ट हो जाओ कुछ। फिर वो आया कि इसका शीर्षक रखें ब्रदर्स, क्योंकि उसमें एक विधवा की शादी भी है। उसमें एक जो बहुत गुंडा था उसका हृदय परिवर्तन भी है, और कैसे वो जो एक धोखे से पूरा का पूरा किसी को मर्डर करा देता है तो वो कैसे पकड़ा जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं इसमें। तो मेरे पिताजी का जन्मदिन 1 सितंबर 2010 में वो नहीं रहे, तो जब उनका जन्मदिन होता था तो मैं एक चिट्ठी लिखता था और कुछ ऐसा प्रयास था कि उसी दिन मिले, जैसे कोई आ जा रहा तो उससे मिले। तो और उस समय 1000 का नोट छपता था, है ना, बैगनी गुलाबी कलर का 1000 का नोट देखा है ना। हाँ। तो वो लिफाफे में रख के और मिठाई का 1 किलो का डिब्बा, ठीक है। तो वो हमने हमारे एक वो उसका नाम ले रहा हूँ संजय, और मित्र का भतीजा भी है, उसकी मिठाई बहुत अच्छी है, बनती है कुल पहाड़ में। तो उसको मैं फ़ोन करता था, तब ये मोबाइल नहीं था इतना इसमें, कि वो संजय कल जन्मदिन है, सुबह पहुँच जाना। तो जाके 6 बजे घंटी दबाता था मिठाई का डिब्बा और लिफाफा। तो पिताजी बड़े खुश हो जाते थे। तो एक बार
मैं जब कुलपहाड़ गया तो वहाँ देखा कि मेरी लिखी हुई चिट्ठी मढ़ी हुई है फ्रेम में। तो अंतर्देशीय पत्र होता था पहले, तो उसमें मैंने लिखा था, जब भी कोई साया नजर आएगा यह आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा, पिताजी आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। वो उन्होंने, तो वो जो लाइन थी वो मैंने आखिरी दरख्त में दे दी। फिर अमन प्रकाशक हैं हमारे, उनसे बात हुई, 2-3 शीर्षक बताए, तो मैंने कहा एक शीर्षक ये भी हो सकता है, कहते ये तो बहुत अच्छा शीर्षक है। आखिरी दरख्त जब वहाँ गया तो पुरस्कार मिला, तो वो हैं कोटा राजस्थान से रिंकी पाठक, कभी बात कराएंगे, बहुत उन्होंने बड़े साहब की समीक्षात्मक किताब लिखी है, तुम्हारा भी लेखन उसमें है। अच्छा, नहीं एक और आई है किताब बड़े साहब के समीक्षात्मक अध्ययन से। जी, आप नारी और किन्नर के जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो किन्नर हो या नारी हो या वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, स्त्री का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और मेरा कहना है कि जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है या किसी भी स्त्री का सम्मान नहीं करता है तो वो पुरुष कहलाने योग्य नहीं है। क्योंकि स्त्री माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है ना। तो हम तो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, वो एक बार बोलती है कि मुझे ये चाहिए तो हम वो ले आते हैं। और बड़ा आश्चर्य होता है सबको कि उसको खुद ही हो जाता है। एक बार वो कटक से आई तो उसका वो मोबाइल फ़ोन खो गया, 20,000 का था, तो वो खो गया है। तो उदास हो गई कि मेरा मोबाइल फ़ोन खो गया। फिर उसने कहा कि एक आईफोन आया है इस तरह का, तो मैंने देखा तो वो 70,000 का था। तो मैंने कहा आओ चलते हैं, तो घुमा के लाते हैं। तो गाड़ी में बैठाया, उसकी मम्मी भी थी, चेकबुक हम लेके गए थे, मोबाइल दुकानदार हमें जानता भी था। तो हमने देखो कौन सा, चलो देख लेते हैं कौन सा बता रही है। तो उसको जो पसंद था उसमें उसने बता दिया, जैसे बताया वो अपना चेक कर रही, हमने यहाँ चेक काट दिया, खरीद दिया उसको। तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, कहते पापा इतना महंगा क्यों खरीद दिया, मैंने तुम्हारी इच्छा थी। तो कितना अच्छा। अभी हमारी उसकी बेटी हुई, वो हमें जब मैं कोर्ट से आता हूँ तो मेरी गोद में आती है, बहुत 3-4 महीने की है। तो वो एक तो लगाव होता है ना, तो बेटियों का कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी तरह बहनें हैं, जैसे मेरी 4 तो मेरी हैं जो हम एक ही कोख में पैदा हुए, 7 भाई बहन हैं। और भी मेरी बहनें हैं जो जिसको मैं उस तरह से सम्मान देता हूँ। तो स्त्री का सम्मान बहुत जरूरी है। इसी तरह जो किन्नर समुदाय के लोग हैं, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, तो आए हैं, इनकी प्रवृत्ति है, इनको क्षमा करते हुए और इनको इनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम आपको यहाँ आके हम लोग चाय पी रहे हैं साथ में, अगर वो किन्नर है तो इस वजह से हम उनको बाहर कर दें, घर में हमने हमेशा अपने यहाँ ड्राइंग रूम में बैठा के चाय पिलाई है। और जब मैं पायल के यहाँ जाता हूँ तो मुझसे वो जो 5-6 किन्नर हैं बहुत लगी, तो वो मुझसे चिपक जाती हैं ऐसे, तो वो लगता है जैसे उनके पिताजी आ गए। एक है वो बहुत सुंदर है, बहुत सिंसियर है, तो वो बहुत लाड़ करती है, जैसे कि मतलब उसकी आंखों में देखते हैं ना तो आंसू से आ जाता है उसको, तो हम भी उसको अच्छे से तो क्योंकि कहीं ना कहीं घर से विस्थापित हो, है ना। तुम अपने माता पिता को छोड़ के आई हो ना, तो तुम्हें पता है वो फीलिंग कि घर छोड़ के आ गए, पर तुम्हें ये तो पता है कि हम जा सकते हैं। यहाँ तो ये आ गए और फिर वहाँ जाने का कोई वो होता ही नहीं है, तो वो इसलिए छोड़ के आ जाते हैं कि माता पिता की बदनामी हो रही है, लोगों के बीच में चर्चा हो रही है। तो मेरा कहना है कि हर किन्नर का सम्मान होना चाहिए, हर स्त्री का सम्मान होना चाहिए। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके मत में मानवीय संवेदना के बारे में आपका मत क्या है? मानवीय संवेदना तो ये कि हम सभी लोग संवेदनशील प्राणी हैं, और जब कोई ऐसी घटना देखते हैं तो जो लेखक होता है वो द्रवित हो जाता है। जैसे कहीं कोई चीज़ देख लिया तो देखा जाता है ना, स्त्रियाँ जल्दी द्रवित हो जाती हैं, दया आ जाती है उनको। तो हम लोगों को संवेदना हमें मानवीयता सिखाती है, परोपकार की भावना सिखाती है। तो ये आप समाज के लिए, युवा साहित्यकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा साहित्यकारों के लिए मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने 1000 पन्ने पढ़ लिए तो आप समझिए आप एक पन्ना लिख सकते,
होता क्या है कि हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, अधकचरा ज्ञान लेके आ जाते हैं। और अभी जो किन्नरों के उपन्यास आए हैं कुछ, मुझे भी पढ़ने को देखने को मिले, तो मुझे लगा कि ये उपन्यास इसने क्यों लिखा। बाद में किसी ने बताया वो इसलिए लिखा है कि वो PhD करते हैं ना बच्चे, सोच तो उनका भी नाम आ जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। आप लेखन के प्रति ईमानदार रहें, जो वास्तव में आप लिख सकते हैं, आपकी मौलिकता हो, किसी और का ना हो, तो वो वही आगे टिकाऊ भी रहता है। बाकी कितने लोग लिखते हैं कोई नहीं जानता। तो शोध करके लिखें और काफ़ी कुछ पढ़ के लिखें, और ऐसा लिखें जो समाज को जोड़े, देश की एकता को अखंड रखने की बात रखें। ऐसा न लिखें जिससे कि नकारात्मकता फैले। वो यथार्थ के नाम पे कुछ ऐसी चीज़ें न डालें जैसे कि वाम सोच वाले ऐसा रखते हैं कि उल्टा ही सोचते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि अब उनको ये नहीं पता कि गणेश जी का वो कथा थी कि वो हाथी के बच्चे घर से लगा दिया सर्जरी, तो कहते ये कैसे संभव है, कैसे भगवान इनके यहाँ। तो ये नहीं है, आप उसकी गहराई में जाइए। क्योंकि अब अधकचरे ज्ञान में तो कोई भी कहेगा हाँ यार, ये भी तो देखो कि उस समय इतनी बड़ी सर्जरी होती थी कि किसी का सिर लगा दिया और वो बोलने लगे, वो अब हो रहा है, हार्ट तक चेंज हो रहा है। तो वो चीज़ें कभी हुई होंगी तो वो सही रही होगी। सामाजिक प्रतिबद्धता के बारे में। हाँ, सामाजिक, हर लेखक की अपनी प्रतिबद्धता है। तो मेरे साथ तो ये है कि अगर मैं लिख रहा हूँ और अगर कुछ गैप हो जाता है, मुझे लगता है मैंने पूरा समय बर्बाद कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपना जो टारगेट वो पूरा करना है। तो लेखन भी एक सामाजिक प्रतिबद्धता के अंतर्गत ही आता है। भले वो साहित्य की सेवा हो, उसको कोई पढ़ के अगर अपने आप को चेंज कर लेता। अगर मैंने एक कहानी लिखी और कोई उस कहानी के अनुसार बदल जाता है, अगर वो उसके अंदर कोई कमी है, कोई बुराई है, उस बुराई को, उस कहानी को पढ़ के छोड़ देता है, तो ये मेरी सफलता है। कि अगर मैंने किन्नर कथा लिखा है, मैं पायल लिखा है उपन्यास, तो अगर उसको देख के 5 लोग भी किन्नरों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, किन्नरों का सम्मान करने लगते हैं, तो अच्छा लगता है। मेरा अंतिम प्रश्न है, धार्मिक विश्वास, सांप्रदायिकता आदि के बारे में आपका। देखिए, मैं ईश्वर पे अटूट विश्वास रखता हूँ। ईश्वर की असीम अनुकंपा मेरे ऊपर हमेशा बरसती रहती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं प्रत्यक्ष, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जब मैं कोई चीज़ है वो नहीं हुई। अगर सपोज करिए कि मैं 2025, जब मैं 25 साल का था, मैं SDM बन जाता, तो मैं कहीं पे बहुत व्यस्त नौकरी कर रहा था ना, उस तरह से नौकरी अभी अच्छी व्यस्त वाली कर रहा हूँ, पर वो जो एक लखनऊ में रह के फिर वहाँ जगह जगह ट्रांसफ़र होते, हो सकता हो उतना अच्छा ना कर पाता। तो उस समय लग रहा था आज अगर मैं उस परीक्षा को पास कर लिया होता तो मैं कम वेतन पा रहा होता, मेरा कम वो होता, आज मैं उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति में। जो होता है वो अच्छा होता है। उस समय लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें तो पास होना चाहिए था, है ना। तो या हमें ये क्यों नहीं मिला, मैंने इतनी मेहनत की, मैं परीक्षा में क्यों नहीं आ पाया। तो ये ऐसा नहीं, कुछ जो ऊपर वाला है ना, कुछ बड़ा कराना चाहे। एक बार मैं LIC में 18 साल का हो गया, तो मैंने स्टेट बैंक की परीक्षा दी, LIC की थी, सबको पास कर लिया। इंटरव्यू देने का आइडिया ही नहीं था। LIC में एक बार एक इंटरव्यू देने गए, तो वो जो नीचे रिसेप्शन में होता है, उसने कहा लेट हो गए, ट्रेन लेट पहुंची, तो हम देर से पहुंचे, या 10 बजे 9 बजे पहुंचना था, 11 बजे पहुंचे, उसने हमें बाहर कर दिया। हम 19 साल के थे और हमें आइडिया नहीं था कि थोड़ा सा और किसी बड़े से बात कर लेते, क्योंकि M से हमारा था, तो हमारा निश्चित ही 12-1 बजे तक आता नंबर, और उसने हमें बाहर कर दिया गेट कीपर ने। नहीं तो जाओ नहीं, अगर हम रिक्वेस्ट करते भैया मुझे किसी से बोल रहे तो पिताजी ने मेरे कहा कि वो अच्छा है, तुम उसके लिए नहीं बने हो, तुम किसी बड़े के लिए बने। हो सकता है वो पास कर लेते तो वही सब करते रहते थे। अब हम तो उस समय बड़ा खराब लगा कि हम झांसी से ग्वालियर गए, बहुत खराब लग रहा था कि हम मुझे, और फिर बाद में अपने ऊपर गुस्सा भी आई, यार किसी बड़े से, किसी ने कहा उससे क्यों मिल के आ गए, अरे किसी बड़े से मिलते। तो जो होता है वो मानना चाहिए, अच्छा उसमें ईश्वर की अपनी मर्जी है। तो हमें हमेशा, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। और सांप्रदायिकता में यह है कि जो मेरा सनातन धर्म है, मैं जाति व्यवस्था में विश्वास, मैं जाति व्यवस्था के खिलाफ हूँ। हम सब ईश्वर की रचनाएं हैं,
हम अपनी योग्यता के अनुसार ब्राह्मण हैं, हम अपने योग्यता के अनुसार वैश्य हैं, हम अपनी योग्यता के अनुसार क्षत्रिय हैं, कुछ भी हैं। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो शासक हुए हैं वो आज जिनको दलित बोलते हैं वो वास्तव में शासक थे। तो उनको हम कैसे डाउन करें, मुगल काल में उस समय बड़ा इनके साथ गलत हुआ। कश्मीर में जो सफाई कर्मी थे तो उनको कभी नागरिकता नहीं मिली 370 खत्म होने के पहले, और उनको इसलिए रोक लिया क्योंकि फिर सफाई कौन करेगा, और उनका कभी उत्थान नहीं हो पाया। तो देखा जाए तो हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि हम सब समान हैं, ठीक है ना, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है। तो इसका संदेश जाना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि पदम, तुम इतने दिन से PhD कर रही हो, महेंद्र भीष्म किस जाति के हैं, हो सकता तुम्हें पता हो, पर मुझे नहीं पता कि अमला को मैं जानता हूँ कि सनातन धर्म है, पर मेरे लिए इतनी पर्याप्त, ठीक है ना। और पद्म है तो ये किस जाति से क्या लेना देना है, हम सबको बड़ी संगठन की जरूरत है। और जो दूसरे पंथ के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, उनके प्रति भी हमें उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसका आदर करना चाहिए। पर अगर कोई हमारे साथ कुठाराघात कर रहा है या हमारे चीज़ों को गलत बता रहा है, जैसे केरल स्टोरी आई थी तो उसमें एक लड़की कहते है ना कि तुम्हारे यहाँ तो ये होता, तुम्हारे यहाँ तो ये होता, तो उसको अपने बारे में ही नहीं पता था। अगर पता होता तो वो जवाब देती और उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता। तो हमें अपनी धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना, अहिंसा परमो धर्म, और साथ में ये भी तो कहा गया हमारे जितने देवी देवता हैं सब शस्त्र लिए हैं कि अन्याय नहीं हमें सहना है, उसके लिए और लड़ाई के लिए पूरा हो गया। मैं पद्म कुमार को तिरुवनंतपुरम यूनिवर्सिटी कॉलेज के शोधार्थी। मेरा शोध विषय महेंद्र भीष्म के कथा साहित्य में जीवन आधार। मेरे शोध निर्देशिका यूनिवर्सिटी कॉलेज के श्रीमती प्रोफेसर सुधा है। कोल्लम श्री नारायण वनिता कॉलेज के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान शानदार लेखक महेंद्र भीष्म से साक्षात्कार लेने का सौभाग्य मुझे मिला। जी, समकालीन कथा साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर है। साहित्य की ओर आपकी रुचि कब और कहाँ से जागी? मेरा पहला प्रश्न। मेरे परिवार में पढ़ाई का माहौल था, तो मुझे बहुत कुछ पढ़ने को मिला। मेरे पिताजी, मेरे पितामह ने बड़ा मौका दिया मुझे। घर में पत्रिकाएँ बहुत आती थी, तो वहाँ से जो माहौल मिला, तो एक लिखने का भी हुआ कि चूँकि मेरे पिताजी भी राइटर थे, वो लिखा करते थे, तो मैंने उनसे प्रेरणा लेके कुछ लिखा। जब लिखा, उनको दिखाया, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि हाँ अच्छा लिखा, तो आगे ऐसे लिखो। तो एक बार मैंने एक कविता लिखी। मेरी माता जी का नाम है गेंदा रानी, पिताजी का नाम है पंडित ब्रज मोहन अवस्थी, मेरा नाम है महेंद्र, बड़ी बहन का नाम है ममता, फिर सरिता, फिर शैलेंद्र भाई है, फिर सविता, फिर विनीता, फिर भूपेंद्र। तो बाद में हुए, जब वो विनीता और भूपेंद्र नहीं थे, तब मैंने एक कविता लिखी थी कि ब्रज की धरती पर गेंदा का फूल खिलता और ममता की सरता पर महेंद्र नाव है खेता। नाव खेता माने नाव चलाता। तो ये लिख दी ऐसी। तब तक हम इतने ही लोग थे, बाकी लोग बाद में आए, है ना। तो उनकी कविता थी, कुछ नहीं था, पर उन्होंने बड़ी, अरे शाबाश बहुत अच्छा लिखा है, ऐसी लिखा करो। और वो फिर आगे चल के प्रोत्साहन मिला, तो कुछ और लिखने की कोशिश की। तो इस तरह से लिखने का माहौल था। अच्छा। और हाशिए के समाज के, खासकर किन्नर समाज के आंखों देखा चित्र आपकी रचनाओं की रीढ़ की हड्डी है। इस वाक्य पर लिखने की प्रेरणा कहाँ से? हाँ, प्रेरणा ऐसे मिली कि मेरे जो चाचा जी हैं सबसे छोटे, वो PG कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, और विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के वो बहुत बड़े अच्छे स्कॉलर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने समय पे। तो उनके साथ एक राज परिवार की लड़की उनकी मित्र थी, पढ़ती थी, तो उसकी जो जुड़वा बहन थी, वो जो जुड़वा बहन थी, तो उसकी कहानी उन्होंने मेरे चाचा जी को बताई। तो वो चाचा जी ने मुझे क्या, हम
करीब 30-35 भाई बहन उस समय थे। तो वो बुआ और चाचा सबके मिला के, तो वो चाचा जी कहानी सुनाते थे हम लोगों को कि ऐसी घटना फिर ऐसी। तो उन्होंने 1-2 पेज पढ़ने की कहानी 10 मिनट में सब बच्चों को सुना दी। मेरे दिमाग में वो चीज़ आ गई कि वो जो ट्विंस थी, जो दूसरी बच्ची थी, तो उसका क्या होगा आगे। चाचा जी बताते थे कि उसका ये हुआ कि उसको जंगल में ले जाके और वो कक्का जी हैं जो वो उसको ख़त्म कर देते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये ख़त्म हो गया। तो मैं पहली बार भी डिस्क्लोज कर रहा हूँ। फिर मैंने उसको जीवित किया कि नहीं, इसको आगे बढ़ाओ। फिर वो मिल गए, मतलब रियलिटी कुछ और थी, फिर आगे बढ़ाया। जैसे गदर फिल्म देखी है, सुनील उसकी धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल की गदर एक फिल्म आई, देखी नहीं? अगला क्वेश्चन। किन्नरों के अलावा समाज के हर एक तथ्यों को अपनी तूलिका का संस्पर्श किया है आपने। एक साहित्यकार के रूप आपने एक तथ्य को कैसे देखते हैं? फिर से पूछना, मैं इतनी कठिन हिंदी तो हमें भी नहीं आती, पूछो। किन्नरों के अलावा समाज के हर एक तथ्यों को अपनी तूलिका का संस्पर्श किया गया। हाँ, वो तूलिका जैसे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो एक लेखक होता है ना, जो लिखता है कहानियाँ, उपन्यास, वो जरूरी नहीं है उसका व्याकरण हिंदी या उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो। ये कोई मानक नहीं है कि लेखक ऊपर वाली कृपा उसके अंदर बनी आ जाती है और वो लिख पाता है। जैसे एक एक्टर होता है, तो सब लोग नहीं एक्टिंग कर सकते, और वो जो एक्टर है या जो डांसर है उसके अंदर से आता है और वो फिर अच्छा हारमोनियम सीख जाता है, कोई ढोलक सीख जाता है, कोई स्विमिंग सीख जाता है, सब लोग, तो उसकी हॉबी बन जाती है। इसी तरह जो लेखन है वो धीरे धीरे पनपा, जब पनपा तो समाज में इतनी घटनाएं घटती हैं, इतनी आज रोज कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं, तो लगभग हर तरह का जो दिमाग में आ जाता है तो वो कहानी बन जाती है। जैसी भी कोई घटना हुई तो उसको कहानी का रूप मिल जाता है। अगला प्रश्न है, आप जाने माने साहित्यकार के साथ उच्च न्यायालय के उच्च पद पर विराजित व्यक्ति भी हैं। इन दोनों पदों को आप कैसे मोड़ सकते हैं? एक को साहित्यकार है और दूसरा वो। हाँ, इसमें भी ये कहना है कि देखिए, लेखक लेखक होता है। अगर मैं उच्च पद पर नहीं होता या कम पद पर होता या अध्यापक होता या बैंक में होता या मैं एक दुकानदार होता, है ना, या ये होटल में काम कर रहा होता, तब भी मैं लेखक होता, क्योंकि वो तो मेरे मूल में था ना। मैं नौकरी कर रहा हूँ, कल मैं नौकरी मेरी पूरी हो जाएगी तो हम लिखना थोड़ी बंद कर देंगे। पर हाँ, जीविका के लिए केवल लेखन पर्याप्त नहीं है हमारे देश में, हमें कुछ और भी करना होता है जो वास्तव में बहुत समय ले लेता है। मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे ये नौकरी की जगह कोई ऐसा मिल जाता कि गुजर बसर रहन सहन सब खर्चा आ जाता ना, तो मेरा वो समय लेखन में जाता और हो सकता है मैं कुछ और अच्छी चीज़ें समाज को दे के जाता। तो जब अवकाश मिलेगा तो हो सकता है मैं उस समय कुछ और अच्छा कर पाऊँ। पर तो नौकरी अपनी जगह है, वो तो आपको अपना दायित्व निभाना है। बाद में जो समय मिलता है, जैसे हमें बैडमिंटन की हॉबी है आपको, या चेस खेलने की है, या कुछ नहीं तो क्रिकेट मैच देखने की है, तो जो अपनी हॉबी होती है वो हम पूरी कर लेते हैं, उसके लिए हमें समय मिल जाता है। अगर आप अच्छा खाना बनाने की हॉबी है तो आप फिर खाना अच्छा ही बनाएंगे, ये नहीं कि, और जब नहीं है वो हॉबी खाना बनाने की, बीबी मायके गई है तो आप फिर किससे काम चलाते हैं? वो छोटा मोटा कुछ बना लिया, खा लिया, बाहर खा लिया। तो हॉबी है तो लिखा लिख जाता है। अगला प्रश्न है, समकालीनता का संस्पर्श करने वाला सच्चा उपन्यास के बेर। इस उपन्यास और समकालीनता के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है? बैरी का ऐसा हुआ कि जब हमारे देश में एक विभीषिका आई पूरे विश्व में कोरोना के नाम से, तो मेरी एक कहानी थी बैरी जो अधूरी थी। तो उस कहानी का हमारा जो पात्र है वो कानपुर आता है, और कानपुर आके वो बहुत परेशान हो जाता है और बाद में पता चलता है कि इसने मेरे पिता को नहीं मारा है, और दोनों दोस्त मिल जाते हैं। ये कहानी थी। तो जब कोरोना आया तो फिर कोरोना को लेके मुझे कुछ लिखना था, तो मैंने उस कहानी को आगे बढ़ाया और मैंने उसे कानपुर की जगह दिल्ली भेज दिया। जब दिल्ली भेजा तो वहाँ शाहीन बाग चल रहा था,
सीए के विरोध में बहुत कुछ हो रहा था, है ना। तभी ये कोरोना आ गया, तो लॉकडाउन लग गया, तो उसे अपना वो तो नहीं मिला और लॉकडाउन लग गया, तो वो परेशान हुआ, तो पैदल चले आए लोग। तो उसमें कई जो सीन हैं वो डे टू डे लिखे गए हैं कि अगर वो घंटी बज रही है या वो लाइट 9 मिनट के लिए बंद होना, तो उस दिन हुआ, उस दिन मन की बात आ रही मोदी जी की, तो मन की बात इसमें भी आ रही। अब आज मन की बात होगी तो अब कल क्या होगा। तो वो समय पूरा था, क्योंकि हम लोग घरों में कैद थे। और कोरोना काल में एक मैं था जो बचा हुआ था, और मेरे कई साथी पर मुझे जिम्मेदारी मिल गई थी, क्योंकि उनको कोरोना हो गया था। उस समय शुरुआत में कोरोना पूरा का पूरा मोहल्ला ब्लॉक हो जाता था, तो हाई कोर्ट की गाड़ी आती थी, और जो जरूरी दस्तखत हैं या कोई है, तो मैं उस समय भी जाता था। मेरे कम से कम 9-10 टेस्ट हुए, क्योंकि जैसे ही आप कहीं गए और वो आया, मास्क वगैरह लगाया और उसको कोरोना हो गया। जब उसको हो गया तो फिर हम 10-12 लोग सबके फिर टेस्ट होंगे। तो ये हाई कोर्ट में चलता था। तो हाई कोर्ट में केसेस होंगे, है ना। देश की जो जरूरी जरूरतें हैं, राशन है, सुरक्षा है, शांति है, पूरी व्यवस्था चल रही थी ना। पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे, स्वास्थ्य डॉक्टर, मेरे घर में 7 डॉक्टर हैं परिवार में, 7 डॉक्टर सुबह से किट पहन लेते थे, और अगर टॉयलेट गए तो पूरी की पूरी किट बर्बाद हो जाती थी। तो टॉयलेट साधे रहते थे 6-6, 7-7 घंटे, और उन मरीजों को देखते थे जो पॉजिटिव थे। और उस समय ये था कि अगर हो गया कुछ तो कुछ भी हो सकता। मेरा भाई जो उस समय महुआ में है, उसका अपना अस्पताल है, वो संविदा में था, तो उसको जितने जो पैदल यात्री आ रहे थे सबकी चेक करना होता था, तो वो किट पहन के जाता था। उनके घरों में कैसी स्थिति है, उसकी ड्यूटी लगती थी। तो उसके पहले वो नौकरी छोड़ रहा था, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी थी। तो जब कोरोना आ गया तो ये हम लोगों ने कहा कि नहीं, नौकरी नहीं छोड़ना, नहीं थी होगा, कोरोना के डर से छोड़ दी, क्योंकि उसकी आज स्थायी थी, छोड़ भी सकता था। तो उसने पूरे टाइम काम किया, तो उसका मैंने डायरी में जिक्र किया। डॉक्टर भूपेंद्र अवस्थी जो है वो मेरे भाई हैं, और उसने रियल में जो जितनी चीज़ें लिखी उसने खुद बताई हैं कि आज इतने लोग हैं, क्वारंटीन हो गया, वो उसकी डेथ हो गई, उसका ये सारा जो भी घटनाक्रम है एकदम सही है। कहीं भी कोई, जैसे आगरा में अगर कुछ किन्नर लोगों ने या झांसी में उनको पानी नहीं पिलाया, वो सारे हम लोग कम्युनिकेशन में थे, बताते हैं, तो सारी चीज़ें सही है। और उस समय पालघाट की घटना घट गई, वहाँ वो सुशांत एक्टर मर गया, नशे का कारोबार शुरू हो गया, चाइना में वो हो गया, तो सारा इसमें मैंने दिया। और फिर वैक्सीन नहीं आई थी, किताब हमारी आ गई थी, तो यही दिया था ना कि है वो जो लास्ट है कि मनोजमम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्यते। तो ये वो प्रार्थना करते हैं कि हमको फिर पहली जैसी स्थिति में यह ईश्वर ले आइए। देखो हम लोग फिर पहली जैसी स्थिति में ना मास्क का लगाए। केरल में तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। आपकी अधिकांश कहानियां जीवन यथार्थ का खुला दस्तावेज है, इस पर आपकी राय? ये तो आपकी राय है कि खुला दस्तावेज है, तो मेरा काम है लिखना और दूसरों का तय करना है कि कौन कहानी कैसी है, कितनी अच्छी या कितनी बुरी बनी। मैं ये बड़ी दावे से कहता हूँ कि मेरी हर कहानी मुझे बहुत पसंद है, पर मेरी हर कहानी मेरे पाठकों में से किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, किसी को अधिकतम लगेगी, किसी को कमतर लगेगी, और जो समालोचक हैं उनको जैसी भी लगे। पर अगर मेरे पाठकों को अच्छी लग रही है कोई कहानी, तो मैं पाठकों के लिए लिख रहा हूँ। मैं समालोचना के लिए नहीं लिखता हूँ कि मैं लिखूंगा तो वो खुश हो जाएगी और वो बड़ा अच्छा टिप्पणी कर देंगे, तो उसको लिख रहे ना। जब वो एक चिट्ठी आती है आपके, सपोज करो त्रिवेंद्रम में रहते, कहाँ रहते हैं आपका? त्रिवेंद्र। अब त्रिवेंद्रम से एक चिट्ठी आई या मेल आ गया, मैंने आपका उपन्यास पढ़ा, ये कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। हरियाणा से एक प्रिंसिपल साहब है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, वो मेरी ये कहानी सुना के रोने लगे उसमें फ़ोन में, और वो अक्सर फ़ोन किया करते हैं कि आपकी वो, अरे ये पढ़ी है उन्होंने, कौन सी थी, किन्नरों की त्रासदी है, माई है, इसका बड़ा, हाँ यहाँ पढ़ाई जाती है, यहाँ बेंगलोर में माउंट कार्मल में कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। या जैसे पुणे में ये किन्नर कथा पढ़ाया जा चुका था, 3 साल के लिए था। तो कोई पढ़ता है तो वो फिर सोचता मैं आपसे बात करना चाह रहा था, मुझे बहुत संकोच हो रहा था, तो मेल डाल दो, व्हाट्सएप में भेज दो मैसेज, तो संकोच खत्म। तो व्हाट्सएप में बहुत मैसेज आ जाते हैं, तो फिर मैं उनका होता है वो, तो फिर जब बात करता हूँ तो वो कहते हैं हम आपसे 1 साल से
पहले से हम सोच रहे थे बात करें, पर हिम्मत नहीं होती थी। तो उस कार्यक्रम में आए थे, पर आपसे हमने मिलने की इच्छा थी पर नहीं मिल पाए। तो ऐसा सब कुछ लोगों को होता है, पर कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। आप प्रतिभा संपन्न संवेदनशील समाज सेवी साहित्यकार की घटना में जाने जाते हैं। आपके समाज सेवा के बारे में कुछ बात ये भी अच्छा है। एक्चुअली मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत समाज सेवा से जुड़े थे, साहित्यकार भी थे, समाज सेवी। तो मैं उनकी स्मृति में हर वर्ष 11 लोगों को सम्मानित करता हूँ। बहुत बड़ा अच्छा सांस्कृतिक समारोह हमारा होता है, कभी लखनऊ में, कभी नेटिव प्लेस मोहब्बतपुर पहाड़ में। तो जैसे इस समय 3 बच्चियाँ हैं, वो उनकी एजुकेशन में सहयोग करता हूँ। और जब किसी लड़की की शादी होती है और उनको कोई कमी है तो हम पति पत्नी उसमें पूरा करते। मेरा कहना है कि 10% आपकी जो आय है उसका जब इनकम टैक्स करता है, मेरा इनकम टैक्स करता है 59,000, एक महीने में इनकम टैक्स 59,000 है। तो कई तरीके हैं इनकम टैक्स कम करने के, तो हम क्यों कम करें? हम सरकार को दे रहे हैं ना, तभी तो काम बनेगा। तो ये एक तो ये है। दूसरा, जो भी टैक्स हैं, जैसे हाउस टैक्स है ना, जो हम लोगों को लगते हैं, तो हमें ये देना चाहिए। जब हम देंगे तभी तो सरकार आगे बढ़ेगी। तो इसके बाद जो भी मेरी जो टोटल तनख्वाह है वो करीब 3.25 लाख रुपए है ना, 2,74,75 ऐसे, तो कट के कुछ मिले 2 लाख के आसपास, तो उसका 10% यानी 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये हम लोग इसी मायने में रखते हैं कि किसी ज़रूरतमंद के पास जाएं। और अभी मैंने कोटा राजस्थान में एक छोटा सा 2 कमरे का फ्लैट लिया है अपने पिताजी की स्मृति में, कि मैं वहाँ जो हमारे बुंदेलखंड के मेधावी छात्र हैं जो वहाँ जाके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, किराया बहुत लगता है, तो उनको मैं निःशुल्क वो कमरे दे रहा हूँ। ठीक है, उनको पानी बिजली का भी नहीं देना है, वो वहाँ रहें एक सत्र में। ये नहीं कि आप 4 साल तक वहीं रहो, पढ़ाई करो जाओ। और एक सामाजिक काम पूछ ले तो बता रहा हूँ कि मेरा एक मोबाइल नंबर है, वो डॉक्टर साहब हैं उनको दिए हुए वहाँ पे, कि कोई भी मुझे अप्रोच कर सकता है। और ये कोरोना काल में हुआ था कि कई अच्छे लोग थे, क्या राशन नहीं था, कुछ नहीं था, तो उस समय एक आदत बन गई थी कि वहाँ से फ़ोन आता था, दुकानदार को पेमेंट हो जाता था, उनको राशन मिल जाता था। ऐसा लखनऊ में कई लोगों के साथ हुआ, जो लेबर क्लास, या हमारे यहाँ जो खाना बनाने आती थी, या हमारा जो ड्राइवर था, उसका कभी हमने एक पैसा नहीं काटा, पूरी तनख्वाह थी, क्योंकि हमें सरकार पूरी तनख्वाह दे रही, तो हम उसका क्यों काटें? तो ये जो सामाजिक कार्य छोटे छोटे, कि अगर आप जा रहे हैं और रिक्शा वाला आपको लेके आया है, उसकी शर्ट फटी है और आपकी शर्ट अच्छी है 2 घर में, तो अगर आपने उसको शर्ट दे दी या उसको एक मिठाई खिला दी, पानी पिला दिया, तो ऐसा करना चाहिए। तो ये हम करते रहते हैं। तो ये ऐसी आदत डालनी चाहिए, है ना मतलब, क्योंकि आपने जब किसी की मदद की दवा लेने में, इलाज कराने में, है ना, तो अवॉइड नहीं करना चाहिए। किसी को इलाज की जरूरत है कर दो, पैसे नहीं है आपके पास, और उतने पैसे हैं कि उसकी जान भी बच सकती है, तो अभी तो अपना छोड़ दो, कर भगवान कहीं से ज़्यादा कर देंगे, ये हमेशा जाने। आप दूसरे का अच्छा करेंगे, आपके साथ 100% अच्छा होगा। जब आप दूसरे के साथ गलत करेंगे, उसके प्रति गलत सोचेंगे, तो वो फिर पलट के आएगा, है ना। जब शीशे में देखते हैं तो हम अपने आप दिखाई देते हैं। अंतिम प्रश्न है, आप एक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप आपका जन्म, शिक्षा, वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन का एक रचना, पारिवारिक जीवन एवं रचना संसार के बारे में कुछ बात बताएं। पारिवारिक जीवन में तो आप को मैं 1-2 नंबर दूंगा, उनसे पूछ लेना, क्योंकि परिवार वही है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, भाई हैं, हम 7 भाई बहन हैं, और हम 3 भाई हैं, पूरे सब एक साथ हैं, कोई बंटवारा नहीं है। और क्योंकि हम लोग पता है कि हम लोगों का जीवन कितना है, मुझे पता है। और अगर आपने सोचा कि नहीं हम तो यहाँ अमरता लेके आए हैं, तो रावण भी नहीं रहा, है ना, भगवान राम भी चले गए, शरीर तो सबका जाना है। तो वो तो थे इतने बड़े बड़े लोग, चाहते तो हजारों साल जी लेते उनकी इच्छा से, और उन्होंने भी वही धर्म अपनाया। तो जैसे अब मैं 2 साल बाद 60 साल का हो जाऊँगा, रिटायर हो जाएंगे, फिर 70 की हो जाएंगे, फिर 75 की हो जाएंगे। मैंने अपना जीवन 2040 तक के लिए बना रखा है, 40 तक तो मुझे रहना है ना। यहाँ अमला भी बड़ी खुश है कि 40 तक रहेंगे, तो 75 साल तक, अगर 75 के आगे जीवन मिला तो वो बोनस है।
पर कभी दांत में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है, कभी ये दवा, कभी वो। तो इससे अच्छा है कि आप 75 का टारगेट बनाइए। तो हमारा जो 15-17 साल बचा है ना, तो उस 15-17 साल में अच्छा लिखना है, किताबें लिखनी है। और रिटायरमेंट के बाद तो जैसे अभी मैं कई जगह नहीं जा पाता, सेमिनार है, कई जगह बुलावा होता, नहीं जा पाते, छुट्टी नहीं है या समय नहीं है। अब जब रिटायर हो जाएंगे फिर तो, जैसे अभी इन्होंने बुलाया तो मैंने कहा भाई ट्रेन से नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि ट्रेन में मुझे समय लगेगा और मेरी छुट्टियाँ इतनी नहीं है। फिर भी मैं 7 दिन की छुट्टी ली अर्जित होगा, 7 दिन का, एक संडे मिला के। तो क्योंकि एक कार्यक्रम मेरा दिल्ली में था, अभी मुझे बेंगलोर वालों ने बुलाया था, तो मैंने कहा मैं ट्रेन से नहीं आऊँगा, मना कर दिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ बेंगलोर निःशुल्क, उनको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे टिकट ऑलरेडी हैं। बस वो मुझे अपने यहाँ लेक्चर, 3 कॉलेज में मुझे लेक्चर देना होगा। अभी मैं जाऊँगा ना 20 को, तो 20 को यूनिवर्सिटी में बुलावा है और एक और, उनसे हम कुछ नहीं ले रहे हैं आने का, क्योंकि हमारा है तो वो पैसा कमाना थोड़ी। ये है कि उस समय नहीं आ पाए थे आपके यहाँ, तो अब आप हमारा कर लीजिए। तो बड़े खुश हैं, उनका कोई खर्चा नहीं है। और मेरा भाई वहाँ रहता है, चाचा जी का लड़का, जिन्होंने किन्नर कथा की स्टेशन, उनका बेटा वहीं है, तो उसकी बहुत इच्छा, भाई साहब आप आ रहे हैं तो रात ही भर के लिए तो आ रहे हैं, तो 20 की रात हम वहाँ रुकेंगे और 21 की सुबह माउंट कार्मल की गाड़ी हमें ले लेगी। पूरे दिन उनके विद्यालय में कार्यक्रम होगा और 4 बजे मुझे एयरपोर्ट छोड़ देंगे, 6 बजे मैं बैठूंगा, 9 बजे लगूंगा। ठीक है, तो हम लोग जल्दी मिलेंगे और फिर अच्छे से वो आप भी प्रोग्रेस करिए, डॉक्टर बनिए और कभी लखनऊ, अयोध्या, है ना, आपसे मिलने हुआ। हाँ ठीक, बहुत धन्यवाद। साक्षात्कार लेने के लिए बहुत सौभाग्य मुझे मिला है, मैं उस पर बहुत बहुत